नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। कभी थकना नहीं है, कभी रुकना नहीं है, कभी लक्ष्य से मुड़ना नहीं है। हर पल दृश्य एक नया इतिहास लिखने का मौका है, जिसके लिए जरूरी है चलना। आंखों से बहने वाला अनमोल अश्रु, मेहनत से निकले स्वेद की बूंद, रक्त का एक एक कतरा, आपकी वेदनाओं कि जो देश को जनता को समर्पित हो, जनता के दिल में लथपथ होनी चाहिए। हर नागरिक का भी फर्ज है कि अपना कर्तव्य निभाए, अपना दायित्व अदा करे। अब बात करें अभी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो 26 मई 2014 से अब तक लगातार भारत के प्रधानमंत्री है। देश की जिम्मेदारी, जनता की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी है। अब आज चर्चा का विषय यही है कि नरेंद्र भाई पर जनता की क्या है आस। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा से कल्प पटेल, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और राजनीतिक विशेषज्ञ प्रकाश कापड़िया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है के न्यूज में। कल्प जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा रही है, व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट एंड सेल्फ लास्ट। इसी मंत्र पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी 2001 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बने, तब से वो यही मंत्र के साथ देश की 130 करोड़ से ज़्यादा जनता की सेवा में अविरत रूप से लगे हुए हैं। आज नरेंद्र भाई का जन्मदिन भी है। भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता और देश के नागरिक बहुत ही खुशी और आनंद के साथ मोदी जी का जन्मदिन मना रहे हैं। जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, तो हम सेवा और समर्पण अभियान के साथ, सेवा के कार्यों के साथ, जैसे कि वैक्सीनेशन ड्राइव्स, मेडिकल कैंप्स और उसके साथ कई सारे कार्यों के साथ हमने आज नरेंद्र भाई का जन्मदिन मनाया है। और ये जो नरेंद्र भाई के जन्मदिन की जो सेलिब्रेशन है वो आज से लेकर 7 अक्टूबर तक चलेगी। उसमें एक महत्व की बात ये भी है कि 7 अक्टूबर को नरेंद्र भाई के राजकीय जीवन के 20 साल पूरे हो रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर अगर हम उनके कार्यकाल को देखें तो। और जब तक प्रधानमंत्री जी के कार्य की बात है तो देश के 130 करोड़ जनता को आज के समय में अगर कोई नेतृत्व पर विश्वास है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र भाई नेतृत्व पर विश्वास है। जिस तरह से उन्होंने काम किया है, जिस तरह से राजनीतिक इच्छा शक्ति उन्होंने दिखाई है, और कोई भी पार्टी कोई और मुद्दों को छू नहीं पाती थी, बहुत सेंसिटिव चीज़ों को, उन्होंने उन मुद्दों को बहुत ही चतुराई के साथ और कुन्हे के साथ सॉल्व भी किया है। यानी देश अगर नेतृत्व की ओर देखे तो देश के पास आज एक ही मजबूत विकल्प है और उस विकल्प का नाम है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी जी। प्रकाश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहोगे? प्रधानमंत्री जो हैं उन पर पूरे देश की आस है, जनता की आस है। एक तो पहले प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, उसमें प्रजा की अभिनंदन उनको मिले हैं, उसकी मैं भी बधाई देता हूँ, उनको जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूँ। और क्या है कि जो 2001 से सीएम से लेकर के उनकी पीएम तक दौड़ रही है, वो अविरत दौड़ है उनकी, और उनका दृढ़ संकल्प था, विल पावर था। 2001 में जब बिना चुनाव के वो अक्टूबर 2001 में सीएम की गद्दी पर बैठे थे गुजरात की, तब से प्रजा का उन पर पूरा भरोसा है। और उसके बाद उनको 6 महीने में इलेक्शन लड़े थे राजकोट से, तो पहला इलेक्शन वो राजकोट से लड़े थे। उसके बाद उनकी जो रफ्तार चालू रही वो कभी रुकी नहीं है। उनका मनोबल खूबी प्रभावित करने वाला है प्रजा को, ऐसा प्रजा समझती है। लेकिन कई बार जो उनकी बातें हैं और उनका जो विचारधारा है वो देश के हित में, राष्ट्र के हित में। लेकिन जो जितना बीजेपी पे लोगों को भरोसा है, उससे ज़्यादा मोदी जी पे भरोसा है, और मोदी जी के कारण ही बीजेपी पक्ष है, ऐसा अभी माना जाता है। और उनके ऊपर ऐसा है कि वो कोई भी कदम, ठोस कदम, कड़क कदम लेना होए तो वो उनकी निर्भयता है, और उस निर्भयता से प्रजा प्रसन्न है। इसलिए उनको बड़ी वोट बैंक से उनको प्रजा
मिलती है और बहुत ही आशाएं है कि वो शिक्षा सस्ती करेंगे, जी महंगाई सस्ती करेंगे, महंगाई दूर करेंगे और आरोग्य का प्रश्न है उसको भी सोल्व करेंगे। उसके बाद जो उनकी टीम है, जैसे अभी गुजरात में टीम बदली, तो जी उनका ये योग्य कदम था क्योंकि सब नए लोगों को वो एक मौका मिला। तो यह कदम लेना हर एक पार्टी के बस की बात नहीं है। जी जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो आदमी ऐसा कठोर निर्णय ले सकता है। अब जो बात ऐसी है कि जो पुरानी टीम थी गुजरात की, देखो या ये एक जी प्रयोगशाला है। अब भारत देश में यही चलेगा कि नए नेतृत्व को प्राधान्य दो और प्रजा की मानसिकता भी ऐसी है कि जो कुछ पहले हुआ है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं और काफ़ी कुछ कठिनाइयाँ प्रजा ने सहन करी है जी पूरे देश में। बैंकिंग सेक्टर में देखो तो काफ़ी कठिनाइयाँ हैं। ऐसा नहीं है नरेंद्र मोदी है इसके लिए कठिनाई है, ये और कोई होता तो भी होती और इसके पहले भी रही हुई है। तो जी कठिनाइयों से सामना करना जी वही हर महत्व का प्रधानमंत्री रोल ने है। सामना किया है। जी प्रधानमंत्री ने सामना किया ये बात निश्चित है। तो वो उनकी कुनेह, उनकी सूझबूझ है, उसको वो पूरे भारत की प्रजा आदरपूर्ण नमन करती है, ये बात भी सही है। लेकिन जो उनके टीम, जो नीचे की टीम है दूसरे, जैसे वो अपने बोलते हैं प्रथम हरोड़ के नेता है, फिर जी दूसरी हरोड़ के नेता है, फिर तीसरी हरोड़ के नेता है। तो उन्होंने जो प्राधान्य तीसरी और चौथी हरोड़ के नेताओं को दिया है वो एक अच्छा कदम है कि उनको भी मौका मिले कि हम कभी हुद्दे पे नहीं आ सकते थे तो प्रजा के बीच में वो भी आएंगे, उनका भी मिलेगा और जूने लोग जो है वो भी कार्यशील रहेंगे। तो यह जो नई दिशा दी है मोदी जी ने, जी ये पहली बार कदम, आज़ादी के बाद इतना कठोर कदम उठाना वो पहली बार उठाया है, या उनका एक साहस रहा है। भले जी नोटबंदी की परिणाम उसका कुछ भी आया या और भी कई कठोर कदम लिए हैं, उससे प्रजा को नुकसान हुआ या फायदा हुआ बात अलग है, लेकिन उनकी चेष्टा और उनकी भावना प्रजा के हित में रहती है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी उनके कंट्रोल में नहीं है, ऐसा प्रजा महसूस करती है जी कि ऊपर जी बिल्कुल उड़ते पीएमओ कार्यालय से। तो प्रजा जो है कुछ न कुछ देख रही है, नवा कुछ आएगा, परिवर्तन आएगा, प्रजा की मन संतोष जी होगा और प्रजा की जो डिमांड है वो भी पूरी करेंगे, ऐसा विश्वास मोदी जी में प्रजा ने रखा है। जी ऐसा बिल्कुल है। जी बिल्कुल। कांग्रेस से हमारे साथ निशांत रावल भी जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। निशांत जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है के न्यूज़ में। क्या कहना चाहेंगे अभी नरेंद्र भाई पर, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है, जनता की काफ़ी आस है। देखिए, नरेंद्र भाई मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री है और कांग्रेस पार्टी का ये दायित्व है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी का सम्मान किया जाए और सम्मान हमेशा होना चाहिए। ये जी देश की अखंडता के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जी इसलिए जी हम प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस की उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और जी आशा व्यक्त करते हैं वो काफ़ी अच्छे स्वास्थ्य से काफ़ी अच्छे सालों तक देश के लिए सेवा करते रहे। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस की भी शुभकामनाएं देना चाहते हैं, क्योंकि 2014 में जो इलेक्शन मीटिंग्स में और जो इलेक्शन सभाओं में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री मोदी साहब ने जो जो वायदे किए थे, सबसे पहला वायदा था रोजगारी का, 2 करोड़ रोजगारी साल भर देने का वायदा था। वो 7 साल में भी कभी पूरा हुआ ऐसा दिखता नहीं है। देश में आज 7 साल और कांग्रेस पार्टी के 10 साल की कंपैरिजन हम करने बैठे तो देखिए, जलपा जी, मेरा ये स्पष्ट मानना है, जी कठोर डिसीजंस उसको माने जाते हैं जो भ्रष्टाचार नाबूद करने के लिए ले जाते हैं, जो देश में रोजगारी को उत्पन्न करने के लिए लिए जाते हैं। चाइना अगर हजारों 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 किलोमीटर की हमारी जमीन हड़पने की बात करती है तो चाइना को उसी उसी भाषा में जवाब देने की जो बात होती है उसको कठोर जी डिसीजन माने जाते हैं। नोटबंदी करना, जीएसटी करना, उत्तराखंड में सरकार चेंज करना, कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलना, गुजरात में मंत्रियों को बदलना, इसको कठोर डिसीजन नहीं माना जाता। बल्कि ये जो रिसेंटली अभी आपने गुजरात और कर्नाटक का जो जो नाटक देखा है वो सिर्फ और सिर्फ डैमेज कंट्रोल था। अगर सही में प्रधानमंत्री जी ने 7 साल में काफी अच्छे काम किए हैं कंपेयर टू कांग्रेस, कंपेयर टू मनमोहन सिंह साहब, तो उनको ये सरकारें बदलने की जरूरत पहले पड़ती ही नहीं।
लेकिन ये बहुत बड़ा अभी लेकिन recently कहीं ना हमारे कहीं सामने नेहरू जी की बात करें, कामराज थियरी तो उनकी ही थी, सारे सीनियर नेताओं का रेजिग्नेशन ले लो, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस एक वक्त हार रही थी। तब नेहरू जी को जरूरत लगी कि अब लोगों को बदलना चाहिए, सीनियर नेताओं को। और जो आप चीन की बात कर रहे थे, 1962 की बात करें जब युद्ध लड़ना पड़ा था, उससे पहले जो हमारी चीन नीति थी वो काफ़ी कमज़ोर थी। इसे पिलपिली चीन नीति कहा जाता है, अभी भी अगर आप सर्च करोगे मिलेगा। और हिंदी चीनी भाई भाई, यानी कहीं ना कहीं हम उस वक्त भी जो हमारी भावना है उसमें हम ज़्यादा डूब चुके थे। और ये जो चालाक चीन है उसने उस वक्त भी हमें धोखा दे दिया था, जिसकी वजह से अक्साई चीन पर उसका कब्जा हो गया। जलपा जी देखिए, उस समय की अगर आप पास्ट के बात करने जाएंगे, जब जिस दिन जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी वो हर एक सरकारों ने की है। जी, अगर आप बात जी, करने जाएंगे तो आतंकवादियों को जी, छोड़ने का बिल्कुल। काम यही भारतीय जनता पार्टी ने जी, किया था। जी, जब ऑलरेडी उसके यानी बाद कि हर मनमोहन सिंह जी, साहब ने- मैं भी आपकी बात उसके से बाद- सहमत हूँ। एक और ये सेकंड, मेरे एक भी सेकंड, शब्द रहे हैं कि जिस एक वक्त सेकंड। जिस प्रधानमंत्री को जो उचित लगा वो उन्होंने कहा। जैसे कि आप लेकिन- बात कर रहे हो लेकिन- जीएसटी की, आप बात कर रहे हो नोटबंदी की। कहीं ना कहीं लेकिन- ठीक है, काला धन फिर से लौट आया है, लेकिन उस वक्त तो कहीं ना कहीं निकला था, जो हमें रोड पे भी कहीं ना कहीं नजर आ जाता था, पड़े नहीं, हुए जलपा पैसे। जी, हम जीएसटी की नहीं, बात नहीं, करें नहीं, तो करदाताओं नहीं, की नहीं। संख्या बढ़ी है। जलपा जी, नोटबंदी और हर जो GST डिसीजन को होता है उसके प्लस पॉइंट भी होते हैं, माइनस पॉइंट भी होते हैं। नहीं, देखिए जलपा जी, नोटबंदी और GST रातों रात लागू पाड़ना और किसी भी पार्टी को साथ में नहीं रखना, ये कोई कठोर डिसीजन में माना नहीं जाता। ये कोई ये रातों रात लिए पर गए आपको लगता decision है कि नोटबंदी सिर्फ और सिर्फ- जीएसटी अगर अचानक से नहीं लाए होते तो क्या मतलब जो उसका मकसद था वो पूरा हो सकता था? जैसे नहीं, नोटबंदी जलपा- की बात करें, क्या अगर समय दिया होता तो क्या होता? जलपा जी देखिए, मतलब जैसे कि GST का जो बिल जैसे था- कि मैं आम परिवार की बात करूं, शायद हमारे घर में कैश ज्यादा से ज्यादा पड़ी रहती होगी तो शायद 40,000 50,000, चलो बहुत मानो 2 लाख रुपए। जलपा जी आपको भी पता है, मुझे भी पता है, नोटबंदी और GST की वजह से कोई भी काला धन वापस नहीं आया है। इवन स्विट्जरलैंड की बैंक में, स्विस बैंक के तो हमें बताने के लिए रेडी है कि कितने पैसे कितने इंडियंस के वहां पे पड़े, लेकिन प्रधानमंत्री जी को लिस्ट लाने में कोई तकलीफ हो रही है। वो लिस्ट भी नहीं ला रहे हैं और पब्लिक भी नहीं कर रहे, ठीक है। तो नोटबंदी और GST एक अलग विषय है। मेरा कहना सिंपल है, मैंने बहुत छोटे से, क्योंकि ये 1 घंटे की डिबेट है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, आपने मुझे काफी कम समय भी एलोकेट किया है। मैं 7 साल की और 10 साल मनमोहन सिंह जी के समय की कंपैरिजन कर रहा हूँ। वो 10 साल में नौकरियां कितनी थी, सरकारी नौकरियां कितनी थी, लोग कितने खुश थे, महंगाई कितनी थी, पेट्रोल के दाम कितने थे, डीजल के दाम कितने थे, क्रूड ऑयल का प्राइस क्या था, डॉलर का रेट क्या था, ये सारी मैटर्स करती है। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, अभी बार बार ऐसा बोलना पड़ता है कि हमारा सारा रिजर्व बैंक भारत सरकार ले रही है, हमारे पास फंड की कटौकटी होने वाली है शॉर्ट टाइम में। जब लाखों करोड़ों के प्रॉपर्टीज बेचने को आया, ये पिछले 20 साल 25 साल में भारत देश के राजकारण में कभी नहीं हुआ है जलपा जी, कि जो कांग्रेस ने या अनदर, अकेले कांग्रेस ने तो ये देश पे राज नहीं किया, अन्य सरकारों ने भी राज किया। ये सब ने इकट्ठा करके, मेहनत करके 70 इयर्स में जो LIC, जो BSNL, जो रेलवेज को बनाया, इतने सारे करोड़ों एम्प्लॉइज को नौकरियां दी, वो भी आप रातों रात बेचने के लिए निकल गए, तो इसको कठोर डिसीजन नहीं माना जाता। ये तो पागलपन है ना कि आप सरकारी एसेट्स को ऐसे ही किसी से बात किए बिना बेचने की शुरुआत करते हो। आपने GST ला दिया, चलो आपके पास इनकम शुरू हो गई। पेट्रोल के दाम, पेट्रोलियम मिनिस्टर का ही ये स्टेटमेंट था जलपा जी, कि कोरोना की वजह से भारत सरकार को जो नुकसान हुआ है और भारत सरकार की जो आमदनी कम हुई है और भारत सरकार को जो खर्चा हुआ है, उसको वो टर्नओवर को बैलेंस करने के लिए हम पेट्रोल के दाम कम नहीं कर सकते। ठीक है, हम मान लेते हैं, लेकिन वो पैसा जाता है, GST के दायरे में तो लाना ही चाहिए पेट्रोल डीजल। वो तो बिल्कुल जो सही है वो सही है, जो ठीक है, जहां पर सुधार की आवश्यकता है वहां पर तो है जी। मैं सिर्फ बैलेंस की बात कर रहा हूँ कि जो एक अच्छे बैलेंस से भी भारत देश 2014 पहले चल रहा था। आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़े, जब भी आप के न्यूज़ चैनल ओपन करें, तो आपको एक खुशी की खबरी दिखती थी, खुशी के समाचार मिलते थे कि आज इंडिया ने ये अचीवमेंट किया, वो अचीवमेंट किया। आज 7 साल से आप पेपर खोले, के न्यूज़ के चैनल में जाए तो हमको 2012 की बात करेंगे, 2012 में क्या था? देखिए जलपा जी, कंपैरिजन मैं आपको बड़ी बातों की कंपैरिजन कर सकता हूँ जिससे मिडिल क्लास इफेक्टेड है, क्योंकि भारत देश मिडिल क्लासों का देश है, भारत देश मिडिल क्लास से चलने वाला देश है। ये देश में देखिए, मैं एक बात आपको छोटी सी बोलूं,
गरीब की बात हम जब जब करते, लेकिन गरीब को तो सरकारी खर्चे से उस समय में भी कांग्रेस की सरकार में भी सस्ते वाले घर मिल जाते थे, भाजपा की सरकार में भी सस्ते वाले घर मिलते हैं। कांग्रेस के राज में भी उनको मुफ्त जी। अनाज मिलता था, भाजपा जी के राज में भी मिलता है, निशान जी, लेकिन सफर तो मिडिल चीज क्लास हो रहा है चीज ना वही जलपा है जी। कि कैसे आगे सफर तो देश मिडिल का क्लास हो रहा विकास है। हो, कैसे जनता की जीवन शैली है वो और ऊपर आए। ऐसा मैं है कि पार्टी डजंट मैटर, या प्रधानमंत्री कौन है, वो प्रधानमंत्री बन गए फिर वो पार्टी के नहीं रहते, चाहे जी, वो कोई तो भी मैंने हो। पहले ही नेहरू जी बोला, की मैंने बात कर ले, पहले ही हम बोला। इंदिरा जी की बात कर ले, हम राजीव गांधी की बात कर ले, अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर ले, मोदी जी की बात करें, मनमोहन सिंह की बात करें, मैंने बहुत उन्होंने शासन चलाया ही है। जैसे इंदिरा जी की अगर हम बात कर ले तो सिर्फ हम इमरजेंसी को लेकर ये नहीं कह सकते कि उनका शासन बुरा रहा। हमेशा हमें ये भी याद करना होगा कि बांग्लादेश का क्या हुआ था, अगर वो नहीं होता तो क्या होता, या और भी कई फैसले थे। मैं आपके पॉइंट पे एक बात बोलना चाहूंगा जलपा जी। देखिए, आज देश में रिकॉर्ड ब्रेक वैक्सीनेशन हुआ, ठीक है, जी। बहुत ही अच्छी बात है। जी। 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन लोगों हुआ, को फायदा रिकॉर्ड ब्रेक हुआ हुआ पूरे दुनिया में। लेकिन ये क्लियर कट बताता है कि केंद्र सरकार और उनके अधिकारियों के पास, भारत सरकार के पास ये पावर है कि अगर वो सोच ले कि एक दिन में जी। हमें 2 करोड़ की वैक्सीनेशन करनी है, तो पूरे जी, देश का मुमकिन है। वैक्सीनेशन 60 दिन में खत्म हो जाता, 2 महीने में खत्म हो जाता जलपा जी। लेकिन वो नहीं हुआ, 1.5 साल हो गए। आप समझिए, when there is a will there is a way, लेकिन विल ही नहीं थी। आज सिर्फ वाहवाही करनी थी। प्रधानमंत्री जी का बर्थडे था तो सारे मंत्री अलग अलग जगह पे, अलग अलग जिले में जाके बैठ गए निरीक्षण के लिए कि भाई वैक्सीनेशन कितना हुआ, कितना हो रहा है। अगर आज के दिन में साबित कर दिया भारत देश ने कि 2 करोड़ वैक्सीनेशन हम पर डे कर सकते, तो हम तो अमेरिका से भी पहले, हम दुनिया के पहले प्रथम देश होते वैक्सीनेशन खत्म करने वाले। क्यों नहीं हुआ? हमारे पास 3-3, 4-4 कंपनियां खुद की है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है जलपा जी। लेकिन ये समझने की बात है। ये एग्जाम्पल ही, मैं पॉजिटिव वे से बोल रहा हूँ आपको, आप नेगेटिव मत लीजिएगा। मैं जी। काफी अच्छे वे जी। से बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा काम हुआ है आज। जी। लेकिन अगर यही स्पीड से काम किया होता जी। तो 2 महीने में हमें यानी सेकंड हर नहीं बार देखनी पड़ती। आपका कहने का मतलब है कि जो भी नेता आती है, जो जन्मदिन या कुछ खास मौकों पर होता है, वो हर रोज हो जाए तो क्या हो जाए, मतलब जनता को काफी बेनिफिट होगा। कल्प जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं आज कि जनता को क्या आस है, क्योंकि कोरोना काल जो है वो अभी तक टला नहीं है, तो वैक्सीनेशन भी उतनी ही आवश्यक है। आज रिकॉर्ड ब्रेक हुई वैक्सीनेशन, लेकिन सवाल उनका वही था कि अगर ऐसा रोज करे तो। निशांत भाई ने काफ़ी सारी बातें बहुत विस्तार पूर्वक रखी है। अब मेरी उनसे एक विनंती रहेगी कि मेरा जवाब वो मैंने जैसे उनका जवाब सुना है वो मुझे भी सुनने की धैर्य रखे। उन्होंने अलग अलग विषयों पे बात की, वो बोले वैक्सीनेशन के बारे में। आज मुझे बहुत खुशी हुई टेलीविज़न पे कि कांग्रेस के नेता वैक्सीनेशन को लेकर इतने चिंतित है, क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी और इनके नेता है जो पहले बोला करते थे कि ये भाजपा की वैक्सीन है, इसे मत लो, इससे मर जाओगे। और उनके एक सीनियर नेता ने तो यहाँ तक का भी बयान दिया था कि इस वैक्सीन से आप में नपुंसकता आएगी। यानी जब देश के गरीब तबके को, जिनका शिक्षा कम थी, वो तबके को जागृत करने की आवश्यकता थी, तब ये कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही थी। और आज 77 करोड़ से ज़्यादा देशवासियों को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के अंदर वैक्सीनेशन दे दिया गया है। निशांत भाई ने अपनी बात की शुरुआत की कि हमें प्रधानमंत्री जी का सम्मान करना चाहिए, वो हमारे देश के सम्माननीय व्यक्ति है। तो मैं निशांत जी से कहना चाहूँगा कि आपको अपना ये ज्ञान आपकी सीनियर लीडरशिप को भी देना चाहिए, क्योंकि हमें तो कभी प्रधानमंत्री के लिए सम्मान आपकी लीडरशिप से सुनने को नहीं मिला। हमें क्या सुनने को मिला है? गंदी नाले का कीड़ा बोला गया, दुर्योधन बोला गया, भस्मासुर बोला गया, खून की दलाली करना बोला गया, मौत का सौदागर बोला गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप उनका सम्मान करना चाहते हैं तो आपके वर्तन में भी वो सम्मान दिखना चाहिए। जब तक बात है उन्होंने की कि भाजपा ने जो नेतृत्व परिवर्तन गुजरात में किया, ये कोई अच्छा कदम नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से गुजरात में आज नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, इतना स्मूथली नेतृत्व परिवर्तन अगर किसी पार्टी में शक्य है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही शक्य है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो जुड़ता है, जो कार्यकर्ता बनता है, वो पद या हुद्दा लेने के लिए नहीं बनता, उसकी जिम्मेदारी होती है और वो राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी में जुड़ता है। तो जब अभी पिछले 5 सालों से विजय भाई की सरकार थी और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम भी किया है, और उसका सर्टिफिकेट हमें न तो निशांत भाई से चाहिए न तो कांग्रेस पार्टी से चाहिए। हम सर्टिफिकेट लेने जनता के बीच में जाते हैं और जनता ने हमको अभी स्थानिक स्वराज के निकाय चुनाव में सर्टिफिकेट दिया है जब मुख्य प्रधान विजय भाई रूपानी थे। यानी विजय भाई रूपानी के नेतृत्व में प्रश्न खड़ा करना या टीम गुजरात की नेतृत्व नई टीम पे प्रश्न खड़ा करना, इसका सर्टिफिकेट हमें निशांत भाई से नहीं चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज गुजरात में नरेंद्र भाई है,
दिल्ली में नरेंद्र भाई है, गुजरात में भूपेंद्र भाई है, और ये नरेंद्र और भूपेंद्र की जोड़ी गुजरात को नए आयामों पर ले जाएगी और आगामी 2022 के चुनावों में भी हम 182 में से 182 सीट पे जनता के आशीर्वाद से विजयी हो गए। जब तक बात है नरेंद्र भाई की, तो नरेंद्र भाई को 2014 के बाद जिस तरह से बदनाम करने का प्रयास किया गया, कांग्रेस पार्टी ने 2019 के चुनाव से पहले कितने भी आरोप लगाए, लेकिन वो नरेंद्र भाई की एक इमेज को हानि नहीं पहुंचा सके। और उसका फल क्या मिला कि 2014 से ज्यादा सीटों के साथ चुनकर प्रधानमंत्री जी आज देश में सरकार चला रहे हैं, फिर भी ये कांग्रेस पार्टी उनकी लोकप्रियता को समझ नहीं पा रही है। इसलिए नरेंद्र भाई के नेतृत्व पे प्रश्न खड़ा करना, उसका सर्टिफिकेट हमें निशांत भाई से नहीं चाहिए। नरेंद्र भाई कोटि कोटि जनता के लिए काम करते हैं, वो बाल्यावस्था से ही नेतृत्व क्षमता उनमें थी, गुजरात को उन्होंने विकसित बनाया और आज देश की 130 करोड़ जनता को वो आगे बढ़ा रहे हैं। जब तक बात है, उन्होंने बताया कि पिछले 10 साल और नरेंद्र भाई के 7 साल की कोई हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। मनमोहन सिंह की सरकार में बहुत पॉजिटिव खबरें अखबारों में आती थी, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मनमोहन सिंह जी की सरकार के वक्त हम अखबार खोलते थे तो हर रोज एक नया घोटाला में देखने को मिलता था। यहाँ पे बम धमाका हुआ, यहाँ पे आतंकवादी घुस गए, निर्दोषों को मार डाला। आज नरेंद्र भाई जब से प्रधानमंत्री बने हैं, व्यक्तिगत तौर पर कांग्रेस सरकार और राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई भी नेता हो प्रधानमंत्री पर कोई भी टाइम व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा पाया है। जब तक बात है देश की एकता अखंडता की, तो नरेंद्र भाई ने जिस तरह से इस देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया है, आतंकवाद को इस देश से दूर रखा है और आतंकवाद और पाकिस्तान को ऐसे मुंह तोड़ जवाब दिया है कि वो भारत के किसी भी राज्य के अंदर घुसकर आतंकवादी घटना को अंजाम देने से वो थर थर कांप रहे हैं। आज नरेंद्र भाई के नेतृत्व को पूरे विश्व ने उनका नोंद लिया है और हमें पूरा भरोसा है कि नरेंद्र भाई के नेतृत्व के अंदर ये देश समय दर समय आगे बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि नरेंद्र भाई का एक ही विजन है कि मैं इस भारत को विश्व गुरु कैसे बनाऊं। नरेंद्र भाई का एक ही विजन है, मैं इस देश को आत्मनिर्भर कैसे बनाऊं। और नरेंद्र भाई जो कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट न तो हमें राहुल गांधी से चाहिए, न तो कांग्रेस पार्टी से चाहिए। हम सर्टिफिकेट लेने जनता के पास जाएंगे और हमें भरोसा है 2022 में गुजरात में और 2024 में लोकसभा के चुनाव में फिर एक बार प्रचंड जनादेश के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर एक बार देश में बनने जा रही है। प्रकाश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर हम जब चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री की, अगर प्रधानमंत्री की हम बात करते हैं तो देश सबसे पहले आता है। अभी जो अगर हम ज़्यादा दूर नहीं जाए, अभी की ही जो हम अफगानिस्तान और तालिबान की जो सिचुएशन देखते हैं, जिसने हमें काफ़ी कुछ सिखा दिया कि किस तरीके से देश का अर्थतंत्र है वो ज़्यादा स्ट्रांग होना ज़रूरी है। उसे सिखा ये भी दिया कि एकजुटता कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी सिखा दिया कि डिफेंस कितना ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। कहीं ना कहीं ठीक है, राजनीति है, चलता रहता है, आक्षेप और प्रत्याक्षेप भी चलते रहते हैं, लेकिन कई बार कुछ ज़्यादा हो जाता है, जो हर एक पार्टी में देखा गया है। हर एक नेता के शब्दों में कहीं ना कहीं वो ज़्यादापन देखा गया है। लेकिन जब बात आती है देश की, तब सबको एकजुट होना चाहिए, क्योंकि अब विषय यही है कि अगर चीन है, पाकिस्तान है, अब अगर हम अफगानिस्तान वाले ये बात कर ले तालिबान की, यानी कहीं ना कहीं अब हमें इस चीज पर ध्यान केंद्रित करना होगा कि हम देश को कैसे आगे ले जाए। हमारे देशवासी है, उनकी जीवन शैली कैसे ऊपर आ जाए, हम अर्थतंत्र को कैसे मजबूत कर दे, हम डिफेंस को कैसे और ज़्यादा मजबूत कर दे। क्योंकि अब बात है देश की, अब बात है देश की सुरक्षा की और बात है देश के नागरिकों की। क्या कहेंगे? यहाँ पर देश के नागरिकों की बात है, वहाँ तक जो अफगानिस्तान और तालिबान में अभी ताज़ा जो कुछ भी हुआ है, उससे जो अपने देश को अलर्ट होने की ज़रूरत है, सुरक्षा बढ़ाने की ज़रूरत है। और उससे यही है कि अर्थतंत्र को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कोई ठोस कदम उठाना चाहिए इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए, ऐसे अपना देश आज़ाद हुआ, उसके बाद कई प्रधानमंत्री आए, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी, दूसरे सब, लाल बहादुर शास्त्री सब आए, उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल भी रहे हुए हैं। तो यह सब चीज़ों को देखते हुए, जैसे इंदिरा गांधी ने उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और राजाओं का सालियाना बंद किया था, तो प्रजा के हित में बड़ा कदम था। तो जिस टाइम पे जैसे आपने बताया जलपा जी के प्रधानमंत्री को जो योग्य लगता है उस टाइम पे वो डिसीजन लेते हैं, उसका परिणाम अच्छा आता है खराब आता है वो बात की बात है। ये निर्णय अच्छा समझ के लिया जाता है, ये बात राष्ट्र के हित में हर एक प्रधानमंत्री लेता है, ये बात हकीकत है। जैसे अभी शरणार्थियों के लिए अपने ने अफगानिस्तान और तालिबान के लिए योजना बनाई कि हमको जो देश का नागरिक होगा
उसको हम आने देंगे, बाकी को हम स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा कांग्रेस के शासन में एक गलती हो गई थी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुआ, तो बांग्लादेश को जो शरणार्थी सहायता दी भारत देश ने, वो उस टाइम पे नहीं देनी चाहती थी। उससे अभी अपने को ये प्रेरणा मिली कि हमको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसमें शरणार्थी सहायता के नाम पे अपने भारत की प्रजा को काफ़ी टैक्स चुकाना पड़ा था, और जिसका लाभ हमारे नागरिकों को छोड़ करके और बांग्लादेशी नागरिकों को मिलता था। तो जी वो भी एक उससे भी एक प्रेरणा ली भाजपा सरकार ने, जो चालू सरकार ने, कि अपने को किसी को भी जो है इधर शरणार्थी तौर पे स्वीकार नहीं करना है, कि हमारे देश में पहले से ही कठिनाइयां हैं। तो अभी अभी मेन जो प्रश्न है सुरक्षा और आर्थिक स्थिति का, प्रजा आर्थिक स्थिति से काफी पीड़ित है। और जो एनपीए बढ़ा है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी लोकसभा में कहा है कि यह कांग्रेस के कारण हुआ है। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ दोनों के कारण हुआ है। बीजेपी में भी 70-80 बैंकें बंद हुई थी। अभी जो मर्जिंग हो रहा है, उससे ऐसा विदेशी वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, मूडीज को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी अपनी डिस्टर्ब है, तो उसको सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि ये जो बैंकों का अभी डिपॉजिटर है, वो डिपॉजिटर भी सलामत नहीं है बैंकों में। आज किसी की कितनी भी डिपॉजिट है तो वो वापस नहीं मिलती है, बैंक उठ जाए तो। सब अभी निर्मला सीतारामन ने घोषित किया तो 1 लाख रुपया अभी जो पहले डिपॉजिटर को मिलता था, अभी 5 लाख की घोषणा करी। लेकिन डिमांड थी इंडेक्स के मुताबिक, जो महंगाई बढ़ी है, तो 20 लाख कम से कम उनको रखना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं कि देश के नागरिक इकोनॉमी से मजबूत बनेगा, वो गरीब वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उसका हितों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो जी एक तो बैंकिंग सेक्टर को जो सरकार को है, जो एनपीए जो डिफॉल्टर है विदेश चले गए हैं, उनका पासपोर्ट इधर जमा है, फिर भी दूसरे पासपोर्ट पे या नकली पासपोर्ट पे लोग चले गए। अब वो किसके शासन में गए वो बात अलग है, लेकिन अभी देश की परिस्थिति जो है वो इकोनॉमी के बारे में प्रभावी है। सरकार को जो पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ता है और वो घटा नहीं पाती है, जबकि क्रूड ऑयल का भाव घट रहा है और पेट्रोल डीजल का बढ़ रहा है। उसका कारण ये है कि वो पैसा जो है निवेश, वो बैंकों को मजबूत करने में लगाया जा रहा है। अब भाग गया डिफॉल्टर बड़ा, 500, 700, 1000 करोड़ के डिफॉल्टर बड़े चले गए जी इधर से देश छोड़ के, और उनका जो दंड है वो गरीब प्रजा को भुगतना पड़े। जो पेट्रोल पंप में स्कूटर पे पेट्रोल भराता है, डीजल भराता है, उसके ऊपर वो लोड नहीं होना चाहिए। अभी एक अच्छा कदम ये लोग सोच रहे हैं कि हम जीएसटी के दायरे में लावे तो जी कुछ कम होगा। लेकिन बैंकिंग सेक्टर जो है, एक बोलते हैं कि भाई गाय को धोया जाता है और कुत्ते को पिलाया जाता है, तो वो डिफॉल्टर है। ये सिचुएशन उस परिस्थिति का उदाहरण है कि हम मेहनत करके गाय को धोते जी हैं, अभी उन लोगों को जो भाग गए उनको पकड़ नहीं पाते हैं। जी या स्विस बैंक में पैसा रखा हुआ है, वो लाने की बात थी, वो भी लाना चाहिए, तो देश की गरीबी है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। जी बिल्कुल लेकिन जी, ब्यूरोक्रेट्स और और कड़काई प्रशासन, लानी ही पड़ेगी। कड़काई लानी पड़ेगी। और ये इतने सक्षम नेता अपने को बड़ा प्रधानमंत्री मिले हैं कि वो लेंगे भी कड़क कदम। ऐसा नहीं है, ऐसा कई जी प्रधानमंत्रियों ने पहले, अब चंद्रशेखर जी थे उस टाइम पे देश का सोना गिरवे रखना पड़ा था। तब इकोनॉमी में ऐसा था कि 1969 में 30,000 बैंक उठ जाओ तो 30,000 दिया जाता था। तो चंद्रशेखर के शासन में ऐसा हुआ कि गिरवे रखना पड़ा गोल्ड, तो गोल्ड देश का गिरवे रखना पड़ा। तब प्रजा की मांग उठी कि बीमा 1 करोड़ 1 लाख करना चाहिए, तो उन्होंने 1993 के आसपास 1 लाख किया। अभी 2020 में इन्होंने 5 लाख किया। तो जैसे मैं सीनियर सिटीजन हूँ, दूसरे भी है, तो आज बैंक में उनका पैसा, ये बात निश्चित है कि सरकार को ऐसा बोलना चाहिए कि नेशनलाइज बैंक है, तुम्हारा 25 लाख पड़ा हुआ है या 1 करोड़ पड़ा हुआ है, तुमको पूरा पैसा मिलेगा। जी वो सरकार की ठोस जो दूसरे देशों में है, वो ठोस नाणा, अपना ठोस आर्थिक स्थिति होवे तो उसमें यह घोषणा होती है।
लेकिन ऐसी घोषणा करने के लिए सरकार सक्षम नहीं है, तो उसको सक्षम बनाना बहुत जरूरी है, जिससे प्रजा का विश्वास बढ़ेगा। वो प्रजा को जो सरकार ये जी निर्णय लेगी उससे उसकी वोट बैंक भी बढ़ेगी और उसका जी आदर भी बढ़ेगा। तो ऐसी अपेक्षा प्रजा रखी हुई है कि डिपॉजिटर को जब बैंक तकलीफ में आती है, जी गुजरात में माधवपुरा बैंक के बाद 80 बैंक तकलीफ में आई, तो उनको पैसा पूरा नहीं मिला डिपॉजिटर को। तो यह भी एक अन्याय की बात है कि उसमें सरकार का निवेश होता है, सरकार का जी कंट्रोल होता है, आरबीआई का कंट्रोल होता है, और आरबीआई अपने को नहीं दिला सके पैसा, तो उससे जी ज्यादा क्या परिस्थिति खराब हो सकती है। तो जी इस बारे में कई लोगों ने वो प्रधानमंत्री समझते हैं कि ये करना चाहिए और वो करेंगे भी, ये भी बात निश्चित है। जी लेकिन वो बिल्कुल टाइम आने पे लेंगे कड़क डिसीजन। और काला धन जो बढ़ता जा रहा है देश में, जी उसमें ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन और ये लोगों को पार लाने में प्रधानमंत्री कभी भी कठोर कदम उठावे, ऐसा लोग आशा रखते हैं कि उनको जी प्रत्यक्ष तो कुछ भी नहीं चाहिए। राष्ट्र को उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है, लेकिन उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, वो उसको इम्प्लीमेशन कैसे करते हैं उसमें और घोषणा में फर्क आ जाता है, काफी बड़ा अंतर है। तो जी उसका अमलीकरण होवे प्रधानमंत्री की घोषणा का, ऐसा प्रजा चाहती जी है। ये बिल्कुल जलपा जी मेरा अभिप्राय है, जी पब्लिक बिल्कुल इंटरेस्ट। जी निशान जी आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर प्रश्न भी प्रकाश जी से पूछा था वही रहेगा, क्योंकि जो ताज़ा उदाहरण हमारे सामने है जिसने हमें ये भी बताया कि हमें हमारे अंदर एकजुटता कितनी ज़रूरी है, डिफेंस और ज़्यादा मजबूत होना कितना ज़रूरी है और तंत्र मजबूत होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि कह नहीं सकते कि कब क्या हो जाए। और जैसे कि सिचुएशन जो है वो काफ़ी गंभीर होती जा रही है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, जो पहले से ही पाकिस्तान की तो नापाक हरकतें रही है, चीन की भी रही है, लेकिन अब जब अफगानिस्तान और को तालिबान ने जिस तरीके से अपने कब्जे में ले लिया है, यानी कि जो हमारा जो पीओके क्षेत्र है वो और ज़्यादा गंभीर मतलब हो गया है वो विषय कितना ज़रूरी, क्योंकि हाँ जी बिल्कुल। सबको एकजुट तो होना ही पड़ेगा। जलपा जी, ये देश का इतिहास रहा है। जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे उस समय से आज़ादी के बाद हमने 4 युद्ध लड़े हैं। जब जब ये देश पे आपत्ति आई है उस समय सारी राजकीय पार्टी एक हुई है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि जब यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल में एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए भारत जी देश की तरफ से किसी का रिप्रेजेंटेशन करना था, तब इंदिरा गांधी जी ने वाजपेयी जी को भेजा था और वाजपेयी जी विरोध पक्ष के नेता थे। भारत देश का ये इतिहास रिपीटेड हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने। जब तालिबान का विषय हमारे सामने आके खड़ा हुआ, तब कांग्रेस पार्टी ने और सारे विरोध पक्ष ने ये स्टैंड लिया कि हम सरकार के साथ है, सरकार जो भी डिसीजन लेगी हम उनका सपोर्ट करेंगे, खुले दिल से सपोर्ट करेंगे। लेकिन लेकिन जब पीछे से पता चलता है कि हमारे ऑफिशियल्स और एम्बेसडर्स तालिबान के साथ दोहा में मीटिंग करते हैं और सरकार किसी को बताती नहीं है, तब जाके विरोध का वंटर शुरू होता है। जलपा जी देखिए, अभी भी पाकिस्तान का विषय हो, चाइना का विषय हो या बर्मा का विषय हो, हमारे आस पड़ोस में बहुत सारी चैलेंजेस है और ये चैलेंजेस को निपटने के लिए पार्लियामेंट से लेके एक वार्ड तक और एक जिला तक कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के हर एक आला कमान अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों के साथ खड़े पग है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमें साथ में लेके चलिए। लेकिन जब ये सिचुएशन ब्रेक होती है, जब ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की तरफ से ब्रेक होती है, जब वो साथ में नहीं रखते, जब कोई बड़ा सा डिसीजन ले लेते हैं और सर्व पार्टी बैठक नहीं बुलाते, अन्य पार्टियों के साथ चर्चा नहीं करते और उसके दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और कार्यकर्ता मीडिया के माध्यम द्वारा अपना मार्केटिंग करने लगते हैं, तो वो गलत बात है। जलपा जी, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है। मैं एक रिस्पॉन्सिबल प्रवक्ता हूँ और मैं 15 साल से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मुझे पता है पार्टी की पॉलिसी हमेशा रही है, जब भी भारत देश के ऊपर कोई आपत्ति आए तो सीधा कोई भी सरकार हो, फिर वो लालू यादव की सरकार हो, मोदी जी की सरकार हो, ममता बनर्जी की सरकार हो, सारी पार्टियां नेचुरली एक हो जाती है। ये हमारा भारत धर्म है, फिर वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, नेचुरली हम सारे इकट्ठा हो जाते हैं। शब्द में ताकत है। जी बिल्कुल। और फाइनेंशियल भी आपत्ति आई है, अभी जो फाइनेंशियली आपत्ति आई है
तो मैं अभी भी आपके माध्यम द्वारा, मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी को और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी को कि मोदी जी को जरा समझाइए, एक बार मनमोहन सिंह जैसे लोगों का उपयोग करे इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए। अगेन जो नुकसान इकोनॉमी में हुआ है, हमारे पास बहुत बड़े दिमाग पड़े हैं, लेकिन अपना थोड़ा एरोगेंस साइड पे रखना पड़ेगा, अपना थोड़ा ईगो साइड पे रखना पड़ेगा। जलपा जी, ये सरकार चलाने की बात है, प्रजा के कार्यों करने की बात है, सेवा करने की बात है, लोकशाही की बात है, और लोकशाही कोई एक पार्टी से नहीं चलती, विरोध पक्ष को भी साथ में रखना पड़ता है। और मनमोहन सिंह, उनको भारतीय होने के नाते बुलाते हैं, बात देश की है। मतलब अगर कोई इकोनॉमी, जैसे आप बात कर रहे हो, अगर डिसीजन लिया जाता है तो वो देश के लिए लिया जाएगा। अगर अमेरिका वर्ल्ड बैंक जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया की सबसे महान फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, अगर वो मनमोहन सिंह जी का उपयोग करके उनके दिमाग से आगे बढ़ते हैं, तो भारत सरकार क्यों नहीं बढ़ती? क्या प्रॉब्लम है उसमें? कोई छोटा नहीं हो जाएगा। उल्टा पहले निर्मला सीतारामन भी उनसे एक बार मिली थी, तो क्या हर्ज है दोबारा एक बार मिलने में, जैसे आप बता रहे हो, मिलने में और उनकी कार्यशैली का उपयोग करने में? उनको ले लीजिए आप, उनको स्पेशल कैटेगरी में हमारे भारत देश के संविधान में और पार्लियामेंट्री बोर्ड में प्रावधान है कि आप विरोध पक्ष के भी किसी नेता को अपॉइंट कर सकते हो जब आपत्ति आती है, तो आप उनको ले लीजिए। जी, कल्प जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहोगे? सवाल फिर से वही रहेगा कि एक जो उदाहरण आया उसने दिखाया कि एकजुटता कितनी जरूरी है, हमारे देश की डिफेंस कितना मजबूत होना चाहिए, अर्थतंत्र कितना मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा हमारा अर्थतंत्र होगा उतनी ही अच्छे से हम फाइट कर सकेंगे। जलपा जी, जब तक डिफेंस की बात है तो हमारी देश के आज़ादी के बाद अगर सबसे बड़ा रक्षा बजट किसी सरकार ने दिया है तो वो नरेंद्र भाई मोदी जी की केंद्र सरकार ने दिया है। पिछले बजट में रक्षा के लिए 4,78,000 करोड़ से ज़्यादा रुपये रक्षा के लिए दिए गए हैं, और आज देश रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन रहा है, और रक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से कटिबद्ध है। हमारी सरकार, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां 130 करोड़ भारतवासियों की सुरक्षा के लिए 100% कटिबद्ध है। जब तक बात है भारत धर्म की और सभी पार्टियों को मिलजुल के काम करने की, तो भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही ये विचारधारा के समर्थन में रही है। लेकिन मैं ये निशांत भाई से कहना चाहूँगा कि वो अभी बात कर रहे थे कि हम भारत धर्म में मानते हैं, हम केंद्र सरकार के साथ में खड़े रहते हैं, तो ये आपकी भारत भक्ति सिर्फ टीवी में ही क्यों रहती है? जब हमारी सेना पाकिस्तान में घुसकर 2-2 बार सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके आतंकवादियों को मारती है, तो आपकी सरकार, निशांत जी प्लीज, मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, बीच में मत बोलिए। निशांत जी, आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा। आपकी ओर आ रही हूँ, ठीक है, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। वो भारत धर्म की बात कर रहे थे, तो ऐसा क्यों है कि जब देश की सेना पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो कांग्रेस के नेता उस पर सबूत मांगते हैं? उस वक्त उनकी भारत भक्ति कहाँ जाती है? तो सिर्फ टीवी पे बैठ के भारत भक्ति दिखाना वो अलग बात होती है, लेकिन देश जब मुश्किल में होता है तो सही मायनों में देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हो, वो उसे भारत भक्ति और भारत धर्म कहते हैं। जब तक बात है मनमोहन सिंह जी की, तो भारतीय जनता पार्टी हो, नरेंद्र भाई मोदी हो, या भारतीय जनता पार्टी के नेता या कार्यकर्ता हो, हम व्यक्तिगत तौर पर मनमोहन सिंह जी का बहुत ही हृदय से सम्मान करते हैं, उनके देश के लिए दिए योगदान को हम सैल्यूट करते हैं। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य रहा कि मनमोहन जी से नॉलेजेबल पर्सन को सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने रिमोट कंट्रोल बना कर रखा। ये बात करते हैं निशांत भाई मनमोहन सिंह जी के सम्मान की, तो राहुल गांधी जी ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे देश के मीडिया के सामने मनमोहन सिंह जी का अध्यादेश फाड़ दिया था। सोनिया गांधी जी ने मनमोहन सिंह जी को अपनी कुर्सी में से खड़ा कर दिया था, और वो कुर्सी में वो बैठ के उनको साइड में किया था जब वो प्रधानमंत्री थे। एक पार्टी की अध्यक्षा का महत्व एक देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा कैसे हो सकता है? और दूसरी तरफ अगर मोदी जी की बात करें, तो मोदी जी ने हमें टीवी पर भी देखा है एक जाहिर फंक्शन में कि मनमोहन सिंह खड़े होने जा रहे थे, मोदी जी ने उन्हें बैठाए रखा, मोदी जी खुद उठकर उनके पास गए, उनके हालचाल पूछे। यानी कैसे मनमोहन सिंह जी का सम्मान करना है, उसकी हमें कांग्रेस पार्टी से सीखने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के संस्कार रहे हैं, और हम व्यक्तिगत तौर पर मनमोहन सिंह जी के देश के लिए योगदान को हम सैल्यूट करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि इनके जैसे व्यक्ति को भी इन लोगों ने रिमोट कंट्रोल बना कर रखा है। जब तक बात उन्होंने की कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से निष्फल रही है और कुछ कर नहीं पा रही, तो मैं इस देश के नेतृत्व के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि आज राहुल गांधी देश में कैसे वक्तव्य दे रहे हैं। उन्होंने अभी 3-4 दिन पहले वक्तव्य दिया कि माँ दुर्गा की शक्ति घट गई है। मुझे ये पता नहीं चल रहा कि इन लोगों को सिर्फ एक ही धर्म को लेकर बयान ये लोग क्यों देते हैं। हिंदू आतंकवाद, उसके बाद ये दुर्गा की शक्ति घट गई। क्या राहुल गांधी में हिम्मत है कि ये वो बोल पाए कि जीसस या अल्लाह की शक्ति कम हो गई है? सिर्फ एक ही समुदाय को टारगेट करना, सांप्रदायिकता की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति
ये लोग कर रहे हैं मोदी जी को हराने के लिए। उन्हें कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, इसलिए देश की राजनीति को फिर एक बार सांप्रदायिकता और वोट बैंक पॉलिटिक्स की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन ये जो वन वे ट्रैफिक है सेक्युलरिज्म पर, ये देश के लिए बहुत ही घातक है और देश की जनता ये भली भांति समझ चुकी है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ इस देश को तोड़ना चाहती है। उनके नेता इस तरह के बयान देकर देश के बहुसंख्यकों का हाथ कर एक समुदाय विशेष के वोट लेना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि हम इस वोट लेकर हम इस देश में फिर से सरकार बना लेंगे। लेकिन मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा कि देश के मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी के नाम पर सालों तक डराया गया। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई की सरकार ने पिछले 7 साल में ऐसा क्या डिसीजन लिया कि इस देश के मुसलमानों को नुकसान हुआ? एक डिसीजन भी ऐसा नहीं है जो देश के मुसलमानों को नुकसान करता है। सबसे कम दंगे हमारी सरकार में हुए, 3 तलाक का कानून हम लेकर आए, लेकिन कांग्रेस ने भाजपा के नाम पर हमेशा मुसलमानों को डराया और फिर सिर्फ और सिर्फ उनका उपयोग वोट बैंक के लिए किया है। आज देश का मुसलमान भी ये बात समझ रहा है कि हमसे सिर्फ वोट लिए गए, हमें कुछ दिया नहीं गया। इसलिए अब चुनाव दर चुनाव देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम इलाकों पर भी प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये भाई ये किस लोगों को आप लेके आते हो जलपा जी? कहाँ से कहाँ? मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए निशांत भाई, मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सुनने की ताकत रखिए निशांत भाई, आपके पास जवाब नहीं है तो किस पे उंगली मत उठाइए। आवाज कम रखो, आवाज कम रखे। ये आपका चैनल नहीं है, ये लोकशाही है। हमें इनवाइट करते हैं इसलिए हम आते हैं, आपके कहने पर हम नहीं आते। समझ के हम आपके मेरी एक बात मैं चुनौती देता हूँ निशांत भाई को, मेरी एक बात को गलत बताकर दिखाए तर्क के आधार पर। बुद्धि से बोलना, मैं आपको चुनौती देता हूँ निशांत भाई, चुनौती देता हूँ। क्या जवाब कर रहे हो? कांग्रेस मत करो। अपने पहले गुजरात की, अपने पहले अरे आप पहले अपने प्रदेश अध्यक्ष को चुनिए, अपने प्रभारी को चुनिए। आप रेजिग्नेशन दिए हुए नेतृत्व के साथ गुजरात में खड़े हैं, आप लोकसभा में अपना खाता भी नहीं खोल पाते हैं। हम पे सवाल उठाएंगे आप? जाइए अपने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से प्रश्न पूछिए। थोड़े पढ़े लिखे प्रवक्ता को बुलाइए जलपा जी, तो अच्छे से बात कर। मुझे इनकी लैंग्वेज से भी आपत्ति हो रही है, आप इनको रोकिए। थोड़े अच्छे से पढ़े लिखे प्रवक्ता जी को बुलाइए, आप तो अच्छे से बात कर पाए। आपने क्या पूछा? अगर इनको व्यक्तिगत तौर पर टिप्पणियां करनी है, इनको निशांत जी पागलपन शब्द का प्रयोग आपने भी किया था। अगर हम इसको और ज्यादा बढ़ाएंगे, इसीलिए मुझे ये पसंद नहीं है। मुझे ऐसा था कि शायद हम बात करेंगे कि बोलने का मौका दिया जाए, हल करना चाहिए, ये मुद्दे होने चाहिए। मैं कि शायद ये रखा जाएगा कि ये आस है, ये पूरी करनी चाहिए। यहाँ से जवाब आता कि ठीक है ये प्लान है, ये जो आशा है जनता की तो हम पूरी करेंगे। हम मुझे ये लगा था कि शायद इस मौके पर हम याद करेंगे कि सभी प्रधानमंत्री का योगदान क्या रहा है। हम इस मौके पर बात करेंगे कि जनता की जो आस है, क्या प्रश्न है जिसका सॉल्यूशन लाना है, किस तरीके से लाना है, कैसे हम सारे राज्य और सारी पार्टियां एकजुट होकर लाएगी। मुझे आज ये मौके पर मुझे ये था कि शायद ये डिबेट उस ओर जाएगी, लेकिन यहाँ पर दोनों ही साइड से हुआ, दोनों ही साइड से हुआ। अरे निशांत जी, आपकी चतुराई आपके पास रखिए। प्रश्न है तो है, उसका सॉल्यूशन मैं चुनौती देता हूँ, मेरी एक बात को गलत बता के दिखाए। पहले क्या राहुल गांधी ने अध्यादेश नहीं पढ़ा मनमोहन सिंह जी का? जाते हुए उसका निराकरण, क्या राहुल गांधी जी ने मनमोहन सिंह जी का अध्यादेश नहीं पढ़ा था? भी चले आ रहे प्रश्न भी है। कल्प जी अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। मेरा जो मुद्दा था वो एकजुटता पे था, मेरा जो मुद्दा था वो डिफेंस के ऊपर था। मेरा मुद्दा था अर्थतंत्र को हम कैसे मजबूत करें। यहाँ पर हम मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे चैनल के बुलावे पे आता है। कांग्रेस पार्टी का सर्टिफिकेट हमें नहीं चाहिए, हमने आपको बुलाया, कांग्रेस का सर्टिफिकेट हमें नहीं चाहिए। पार्टी को जहां तक बात है व्यक्तिगत टिप्पणियों की, कि मैंने निशांत भाई का नाम लेकर उनपे कोई एक भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है, तो उन्होंने मेरे पे बहुत ज्यादा व्यक्तिगत टिप्पणियां इस डिबेट के दौरान की है। ये कांग्रेस पार्टी के संस्कार वो अपनी इस लाइव डिबेट में दिखा रहा है। और कांग्रेस पार्टी तो मीडिया का सम्मान भी नहीं करती। उनके प्रवक्ता आलोक शर्मा ने लाइव डिबेट में मीडिया के एंकर पर कांच का ग्लास फेंका है। उनकी सुप्रिया श्रीनेत ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा जी को गंदी नाली का कीड़ा बोला है। इसलिए ये सब संस्कार कांग्रेस पार्टी के हैं। हम भारतीय जनता पार्टी, हम नीति और हम मुद्दे पे बात करते हैं, हम कभी भी किसी की पे व्यक्तिगत बात नहीं करते। ये दुर्भाग्य है, मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता भाजपा के नेताओं को इसी तरह से गंदी गंदी गालियां देते हैं, कार्यकर्ताओं को भी देते हैं, हमारे मोदी जी को भी देते हैं। जब वो अपनी बात, अपने विरोध की बात सुन नहीं पाते हैं तो इनके पास यही आता है, जब तक मेरे एजुकेशन की आप बात करते हो तो आप मेरे एजुकेशन का सर्टिफिकेट मुझे निशांत भाई से नहीं चाहिए। मैंने क्या पढ़ा है और क्या लिखा है ये मेरे परिवार का और मेरा पार्टी का विषय है। निशांत भाई, मैं आपसे विनती करता हूं कि दूसरी कोई बार किसी भी प्रवक्ता के साथ आप व्यक्तिगत मत होइए, आपकी पार्टी का पक्ष रखिए और पार्टी की नीतियों पे बात करें। मैं मुझे गालियां देने के लिए समय मिला था। मैंने क्या गाली दी आपको? मैंने आपको क्या गाली दी? मैंने आपको क्या गाली दिया? अरे निशांत भाई, मैंने कुछ भी नहीं बोला, शायद आपके कान वैसे ही बज रहे हैं।
मैंने आपके व्यक्तिगत तौर पर आप एक शब्द भी मैंने व्यक्तिगत तौर पर नहीं बोला है आपके लिए। मैंने आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर एक शब्द भी नहीं बोला है। You are not ready to talk about them. 54% of youth lost their job and you are not ready to talk about them. Mr. Nishant Your Rawal, enemy is Mr. only Nishant Congress. Rawal, You don't you are want not to only continue person with who your knows debate. English here, okay? You don't ये want to हिंदी में डिबेट है, हिंदी में continue डिबेट with your करिए, debate. अंग्रेजी हमें भी आता है, आती है लेकिन बोलनी अंग्रेजी नहीं है। सभी को आती है। बोलनी नहीं जलपा है, जी, हिंदी का है और हमारे जो टॉपिक दर्शक है वो सभी आपका वर्ग टॉपिक से आते डाइवर्ट हैं। हो रहा है। ये हमें इनकी स्ट्रेटेजी है टॉपिक डाइवर्ट करने अरे की। आपकी स्ट्रेटेजी देखिए, आप देखिए, अपने यहाँ पर सवाल यही नहीं सुन हो- पाते देखिए, हो, यहाँ पर यही व्यक्तिगत होने होना वाला बंद करिए डिबेट में, यहाँ पर यही आपको यही होने सिखा वाला के है। भेजते अगर हैं। यहाँ से आक्षेप जलपा होंगे, जी, यहाँ से प्रति आक्षेप होंगे, फिर उसके मैं ऊपर देश रिवर्ट की आएगा, बात यानी ये करने के लिए कंटिन्यूस आया चलता हूँ। रहेगा। आपने हम मुझे बात देश कर के रहे हैं बारे में आज सवाल देश की पूछा, मैंने एकजुटता जवाब पर। दिया। हम व्यक्तिगत देश की टिप्पणियां एकजुटता करना पर बंद बात करने कर रहे हैं चाहिए। और यहाँ पर कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं होगा, ना व्यक्तिगत टिप्पणी होगी और And ना you are not the only person who knows English here, okay? All here, all the persons here are I not did not say knowing that. English, रखिए। okay? I did बात not हम say कर रहे हैं, that. हम कैसे I did मजबूत not say that. हम कैसे मैंने ये बोला मजबूत कभी भी, जलपा जी ने बोला कभी भी कि मुझे व्यक्तिगत अकेले टिप्पणियां कोई करना नहीं बंद करें, यहाँ व्यक्तिगत पर टिप्पणियां यहाँ करना पर बंद करें। यहाँ पर कैसे मैंने हम बोला देश को कभी- आगे ले जाए। मैंने बोला कभी कि मुझे अकेले समय को इंग्लिश का आता समय है। जो है वो बढ़ता जा रहा है, समय बढ़ता जा रहा है। हमें आज चर्चा करनी है और जी, बहुत मुझे हेल्दी सवाल चर्चा है, करनी है। मुझे सवाल है। हर एक का योगदान रहा है यहाँ पर देश में, और हम अगर अभी भी नहीं संभले तो हमें बचना होगा। बाहरी खतरे नहीं, अंदरूनी खतरे से बचना होगा, सभी को एकजुट होना होगा। आज हम इसी जी, विषय पर बिल्कुल। चर्चा कर रहे हैं। राजनीति अपने जगह है, राजनीति अपने जगह है, हर राज्य में किसकी सरकार है, क्या कर रही है, ठीक है, होता रहता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सबका जो एजेंडा है वो एक ही होना चाहिए कि हम कैसे देश को आगे बढ़ाएं। कल जी अपनी बात रखिए, एकजुटता पर बात चल रही थी डिफेंस को मजबूत करने की, और बात चल रही थी कि हम अपने अर्थतंत्र को कैसे मजबूत करें, क्योंकि हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे तो हम किसी से भी लड़ लेंगे, और जो अभी भी लड़ सकते हैं, लेकिन हमें और ज्यादा अच्छे से लड़ना है, मुंह तोड़ जवाब देना है सभी को। जलपा जी, जब तक एकजुटता की बात है तो नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जब भी कोई सेंसिटिव मुद्दा देश में हुआ है तब सर्वदलीय बैठक उन्होंने बुलाई है। और जीएसटी की भी बात है तो जीएसटी में सभी पार्टियों की सर्वसम्मति के बाद लोकसभा और राज्यसभा में उसकी संपूर्णतः चर्चा के बाद जीएसटी को इस देश में अमली बनाया गया था। और समय के साथ साथ उसमें भी जो सकारात्मक जो चेंजेस करने जाने चाहिए उसके हमने सुझाव हर एक राज्य से मंगवाए थे, और जो कांग्रेस शासित राज्य है उन राज्यों का भी सुझाव केंद्र सरकार ने माना है। और नरेंद्र भाई तो कहते हैं कि ये टीम इंडिया बनकर हम काम करना चाहते हैं, तो चाहे कोरोना की परिस्थिति हो या कोई भी परिस्थिति हो, नरेंद्र भाई मोदी ने किसी भी राज्य सरकार के साथ भेदभाव नहीं किया कि हम भाजपा शासित राज्य को ज्यादा ऑक्सीजन देंगे, कांग्रेस शासित को कम देंगे। सत्य तो यह है कि महाराष्ट्र के जहां कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, मोदी जी ने सबसे ज्यादा मेडिकल ऑक्सीजन महाराष्ट्र को दिया है, यानी हमारे लिए सब एक है। अर्थतंत्र की जहां तक बात है तो निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व के अंदर आज देश के अंदर काम हो रहा है। हम ये भी समझते हैं कि कोरोना के बाद इस देश की परिस्थिति में थोड़ी कठिनाई आई थी, लेकिन हम अभी 15 दिन पहले जीडीपी के रिपोर्ट्स आए हैं, उसमें इंडिया का ग्रोथ 20% से ज्यादा रहा है, वो काफी विकसित देशों से भी ज्यादा है। तो भारत अब रिकवर कर रहा है, आने वाले समय में हम उसको भी देखेंगे। जब तक बात वैक्सीनेशन की थी, निशांत भाई अभी पहले बता रहे थे कि आज 2 करोड़ वैक्सीनेशन हुआ, उन्होंने बधाई भी दी, वो बात भी बढ़िया है। लेकिन मैं ये बताना चाहता था कि पहले इतना वैक्सीनेशन क्यों नहीं हो पाता था। तो हमारी सिर्फ 2 वैक्सीन हमने किया था, भारत के अंदर प्रोडक्शन शुरू हुआ था, हमने उसकी खोज की थी साइंटिस्टों ने सबने मिलके, और उस टाइम पे जो वैक्सीन था वो काफी कम देशों ने उसकी खोज किया था, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी हमारे पास कम थी उस टाइम पे, और उसका जो रॉ मटेरियल था उसका हमारे पास वो स्टॉक था वो भी कम था। और उस टाइम पर भी जितना मैक्सिमम हो सके उतना सरकार ने किया है, और नरेंद्र भाई ने कहा है हम 31 दिसंबर तक पूरे देश को वैक्सीनेटेड करने का उन्होंने लक्ष्यांक रखा है, उसमें उसको वो पूर्ण भी करेंगे। हम तो इस देश के विकास में कांग्रेस का भी साथ चाहते हैं, सपा का भी साथ चाहते हैं, बसपा का भी साथ चाहते हैं, आम आदमी पार्टी का भी साथ चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि डिबेट में किसी को किसी के साथ व्यक्तिगत रूप पे भी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। आज निशांत जी ने मुझे बोला तो मेरी व्यक्तिगत रूप से लागणी आहत भी हुई, मुझे दुख भी हुआ है कि मुझे मेरे लिए ऐसे भी शब्द बोले जा सकते हैं कभी। मेरे तरफ से अपोलॉजीज, अगर आपको व्यक्तिगत कुछ प्रॉब्लम हुआ है, मेरी तरफ से पर्सनल अपोलॉजी। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके ये शब्द मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, आपके ये शब्द मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, और मैं यही कहूँगा कि इस तरह की बात मेरी तरफ से भी कभी ना हो और किसी और पार्टी की तरफ से भी कभी ना हो। भी व्यक्तिगत टिप्पणी करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन फिर भी आपको हर्ट हुआ है, मेरी तरफ से अपोलॉजी। जी प्रकाश जी, अब आपके और आना चाहूंगी यहाँ पर अगर आखिरी सवाल मेरा एक एक करके मैं सबकी और आऊंगी। आखिरी सवाल यही होगा कि जो आज का मुद्दा था हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,
कि जिनसे जनता की आस क्या है। आज के मुद्दे के ये हमने इसीलिए रखा था कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन का भी अवसर है। कोरोना काल के बाद हमने शायद कठिनाई झेली जो हर विश्व के हर देश ने झेली है, हर राज्य ने झेली है, हर लोग ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्वरूप में झेली है, ताकि हम ये आज बोल सके। आज के मौके पर मुझे ऐसा भी था कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, हम शायद दूसरे प्रधानमंत्री और उन्होंने ये देश के लिए क्या किया वो भी हम बात करेंगे। जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा था, कर शपथ, यानी जिन जिन ने शपथ ली प्रधानमंत्री के तौर पर। मैंने यहाँ पर अश्रु की भी बात की, मैंने यहाँ पर स्वेद यानी पसीने की भी बात की है, मैंने यहाँ पर रक्त की भी बात की है, क्योंकि हर प्रधानमंत्री है, उन्होंने देश को कुछ ना कुछ दिया है, और आज जो देश है वो सभी उनके बलिदान की वजह से है, जिसमें सभी आ गए और आगे भी जुड़ते ही जाएंगे ना। यहाँ पर चर्चा का विषय यही है कि हमारी आस क्या है, हमें बात करनी है कि आज हम एकजुट कैसे हो जाए, हमें क्या क्या मिलकर सुधार लाना होगा, और शायद कुछ नीति अगर उसमें सुधार की आवश्यकता है तो वो भी कैसे हम लाए, कैसे हम एक हेल्दी चर्चा करें। और यही माहौल हम चाहते हैं कि कैबिनेट हो या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, सभी जगह यही डिस्कशन हो, हेल्दी डिस्कशन। सबको बोलने का मौका भी मिलना चाहिए और सबको सुनना भी चाहिए। प्रकाश जी क्या कहना चाहोगे? अगर यही मेरा अंतिम सवाल है कि अभी हमारे लिए यही प्रायोरिटी है, हम देश को कैसे आगे ले जाए, क्योंकि कोरोना काल के बाद तो सिचुएशन जो है वो बहुत खराब हो गई थी, और उसके बाद हम शायद कुछ जो पीछे चले गए, अब हमें उतनी ही रिकवरी करनी होगी तेजी से। जलपा जी, आपका कहना ये बिल्कुल सही है कि आज का टॉपिक जो है अर्थतंत्र और सुरक्षा के और एकता और अखंडता के सब्जेक्ट पे था, लेकिन यह डाइवर्ट हो गया कुछ कारण सर, जो भी हुआ हिंदू मुस्लिम या जैसा भी, लेकिन ऐसी कोई बात अभी नहीं है। अभी भाजपा भी बिन सांप्रदायिक की तरफ आगे बढ़ रही है, ऐसा जो कल्प जी ने बताया, लेकिन मुस्लिम अभी भी ऐसा सोच रहे हैं कि सॉरी प्रकाश भाई, जलपा जी मैं यही बोल रहा था, आपको जलपा जी, प्रकाश जी जो बोल रहे हैं मैं वही बोल रहा था कि डाइवर्ट हो रही है डिबेट। या प्लीज प्रकाश जी, मैं दो एक वाक्य में सॉल्यूशन लाता हूँ। इसमें ऐसा था कि जो इन्होंने सद्भावना यात्रा निकाली मोदी जी ने, तो उसमें मुसलमान जो नाराज हुए थे, जैसे वाजपेयी जी ने इनको कहा था कि रात धर्म निभाओ, तो की बात उधर ही पूर्ण हो जाती है कि उन्होंने रात धर्म निभाया। उसके पहले 2001-2 में जो हुआ गुजरात में, वो बात अपने भूल जाते हैं, लेकिन जब से अटल बिहारी वाजपेयी ने संदेशा दिया मोदी जी को रात धर्म निकालने का, तो उन्होंने यू टर्न ऐसा लिया कि मुसलमानों को भी अपनी तरफ आकर्षित करने का सफल प्रयास किया, चाहे ट्रिपल तलाक की तरह से, चाहे अलीगढ़ में अभी यूनिवर्सिटी बनाई, तो उन्होंने उस तरह से हिंदू मुस्लिम को एक करने का प्रयास किया है, जो हमारे देश की अखंडता और बिन सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसको अपनाया है, उसको उसका प्रजा आदर करती है। तो अभी वो बात नहीं है जो कि भाजपा पार्टी है वो हिंदूवादी है, कांग्रेस ऐसी है, ऐसा नहीं। अभी भाजपा का टोन जो है काफी अच्छा है, लेकिन अर्थतंत्र की बात है जहाँ तक कि प्रजा की रोजगारी का सवाल है, शिक्षण का प्रश्न है, एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन खत्म हो चुका है, बच्चों को मिलता नहीं है, और जो जिनको डिग्री मिलती है हायर एजुकेशन में, उनको इंडिया में नौकरी की तक बहुत कम है। उनको जो जीपीएससी है या गौण सेवा पसंदगी बोर्ड है या पूरे भारत में ये है, तो ये जो भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है उसको रोकने की बात अभी करनी चाहिए। और प्रधानमंत्री से प्रजा यही आशा रखती है कि हमको रोजगारी मिले, हमारा परिवार हम चला सके, हमको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा आरोग्य जैसा वातावरण मिले, इसके सिवा प्रजा कुछ भी नहीं चाहती है। लेकिन जो कॉरपोरेट सेक्टर घुस चुका है, विदेशी कंपनियां अपने देश में आ गई है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 200 साल शासन किया, अभी 4000 कंपनियां बाहर से आ चुकी है, तो उसको अपने रोक लगानी चाहिए और एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए, निकास बढ़ानी चाहिए, आयात को कम करना चाहिए, यह बात है। और दूसरा, जो इतनी कंपनियां इधर का नफा बाहर जाता है, इसके लिए यहाँ की जो प्रजा है वो आर्थिक रीत से कटोकटी का सामना कर रहे हैं। तो अभी तक आजादी के बाद 2 इमरजेंसी डली है, अभी आर्थिक कटोकटी, मोदी जी ऐसे शासक है कि जैसे नोटबंदी, जीएसटी कठोर कदम लिए, ऐसे वो आर्थिक कटोकटी की भी जाहिरात कभी भी कर सकते हैं।
उससे देश को बड़ा फायदा होगा। यदि इकोनॉमी इमरजेंसी डाली जाएगी तो उससे काला धन बाहर आएगा, और मोदी जी कभी भी डाल देंगे ऐसा प्रजा आशा रखती है। और मैं भी व्यक्तिगत बोलता हूँ कि ये अभी होना चाहिए, जो पोजीशन देश की खराबी है। यदि इकोनॉमी इमरजेंसी डालते हैं प्रधानमंत्री जी तो उससे पूरे राष्ट्र को फायदा होगा, अमीर लोगों का धन बाहर आएगा, वो गरीबों में और मध्यम वर्ग में बटेगा, तो देश में एक समानता का एहसास होगा। जो ऊंच नीच का भेदभाव है, गरीबी अमीरी की भेदरेखा जो पतली होनी चाहिए वो खाई में रूपांतर हो गई है। तो अर्थतंत्र को मजबूत करना है तो गरीबी और अमीरी की जो भेदरेखा है उसको पतला करने का प्रयास होना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है जी पब्लिक के इंटरेस्ट में। जी जल्दबाजी। बिल्कुल। जी निशांत जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। प्रश्न वही है कि हमारी आस क्या है, यानी कि हमें क्या सुधार की जो है वो जरूरत है, या हमें क्या चाहिए? अगर हम नागरिक है, अगर हम जनता है, तो हर जनता की एक्सपेक्टेशन होती है उनके प्रधानमंत्री से कि हमें ये चाहिए। जलपा जी देखिए, हमें हमारे देश को मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ, जितने भी प्रधानमंत्री मिले हैं वो उनके ऊपर कभी भी अन्य देशों की तरह भ्रष्टाचार के डायरेक्ट कभी भी कोई आरोप नहीं लगे, फिर वो कोई भी पार्टी का प्रधानमंत्री हो। तो ये हमारा काफी अच्छा भारत देश का नसीब है कि हमें नॉन करप्टेड और अच्छे एक्टिव प्रधानमंत्री मिले हैं। कुछ जल्दी डिसीजन लेने वाले मिले हैं, कुछ स्लोली डिसीजन वाले मिले हैं, कुछ इकोनॉमिकली मिले हैं, कुछ डिफेंस सेक्टर में आगे बढ़ने वाले मिले। लेकिन भारत देश का जो प्रोग्रेस हुआ है वो अविरत चलता आया प्रोग्रेस है, इसमें किसी एक प्रधानमंत्री का रोल तो है नहीं। मैं कल्प भाई को यही समझाना चाहता था कि आप हिंदू मुस्लिम पे और ये अन्य तरह के, जैसे प्रकाश भाई ने बोला, डिबेट को डाइवर्ट मत कीजिए। आपका आगे का विजन क्या है और आप अन्य पार्टियों को साथ में लेके ये देश के विकास में और कैसा योगदान करने वाले और कितना योगदान करने वाले उसकी बात कीजिए। लेकिन उन्होंने शायद वो मिसकम्युनिकेशन हुआ, उन्होंने शायद वो एग्रेसिव में कुछ और ही बात ले ली। मेरा कहना सिंपल है, ये देश को आगे जाना है। हर एक पार्टी को, फिर कांग्रेस सत्ता में हो या बीजेपी विपक्ष में हो, बीजेपी सत्ता में हो कांग्रेस विपक्ष में हो, साथ में मिलके राजनीति चलती रहेगी। जलपा जी, राजनीति आज है, कल है, परसों है, वो अविरत हिसाब से चलती ही रहने वाली। लेकिन देश के तो देश के अंदर राजनीति है, देश के विकास के लिए सरकार को भी मजबूत होना जरूरी है, उसके साथ साथ विरोध पक्ष को भी मजबूत होना जरूरी है जी। लेकिन काफी सालों से आप देख रहे होंगे जो एक सिस्टमेटिक मीडिया जो दिल्ली में और मुंबई में बैठी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आपने भी देखा होगा जलपा जी, आपने भी फील किया होगा कि एक तरफी जब कोई भी सरकार हो किसी भी पार्टी की, वो काम नहीं करती, ठीक है, तो सवाल सरकार को करना चाहिए, ना ही कि विरोध पक्ष को। लेकिन यहाँ पे तो पिछले कुछ 5 सालों से कुछ उल्टा ही चल रहा है। विरोध पक्ष के ऊपर ही बोलना शुरू करते हैं, विरोध पक्ष का ही बीच में आ जाता है, कांग्रेस बीच में आ जाता है, एनसीपी बीच में आ जाता है। अरे भाई, जब सरकार काम नहीं करती तो विरोध पक्ष सवाल करेगा, विरोध पक्ष मजबूती से विरोध करेगा, तब जाके सरकार। देखिए, ऐसा तो है नहीं जलपा जी कि कोई भी सरकार कोई भगवान है, उनकी भी गलतियां रहती है, उनसे भी गलतियां होती है। पास्ट में कांग्रेस की हुई थी, कई बार राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने कुछ बातों के लिए सॉरी भी फील किया है, जैसे मैंने अभी कल्प भाई को सॉरी फील किया अगर उनको मेरी वजह से कुछ पर्सनली हर्ट हुआ है, ठीक है, तो सॉरी बोलने में कोई एरोगेंस या ईगो तो बीच में आता नहीं है। ये देश की बात चल रही है। देखिए, देश में 25 करोड़ मुसलमान है, देश में अन्य जाति के लोग हैं। ऐसा तो है नहीं कि राम मंदिर बन जाएगा तो हम मुसलमानों को बोलने के भाई आप चले जाओ दूसरे देश में। ऐसा तो, ये हमारा देश है। जब मोहन भागवत जी ऐसा स्टेटमेंट देते हो कि भाई हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये देश का पूर्वज एक ही था, वही बात कांग्रेस पिछले 17 सालों से बोलती आई है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य में इलेक्शन आता है, चुनाव आता है, तो एक ही बात पे चली जाती है, राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, ओवैसी, ये सारी बातों पे चली जाती है। ये देश का विकास करना है, हर एक ज्ञाति को, हर एक तबके को, मिडिल क्लास, गरीब और अमीर को, सबको साथ में लेना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपके चार इंपोर्टेंट बिजनेसमैन के पास ही सारे कॉन्ट्रैक्ट चले जाए, सारे टेंडर चले जाए, और बाकी की जो अपनी इंडिया की खुद की कंपनीज है वो पीछे हरोड़ में रह जाए, उनका विकास ना हो पाए। हमें उद्योगों का भी विकास करना पड़ेगा, हमें स्कूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास करना पड़ेगा, हमें सरकारी नौकरियों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स मिले उसके लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा, उसके लिए भी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स खोलने पड़ेंगे। ये सारी बातें बहुत बड़ा विषय है जलपा जी। आपने जो ये विषय लिया है, तो कभी 2-3 घंटे की डिबेट रखिएगा, तो इसमें ये काफी इंटरेस्टिंग डिबेट है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन समय की अभाव से मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ,
कि जो कल्प भाई ने कोशिश की थी वो डिबेट में, मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ऐसे सीरियस टॉपिक की डिबेट में हिंदू मुस्लिम राम मंदिर और अन्य कांग्रेस को गालियां देना बंद करके आप और कांग्रेस, आप और विरोध पक्ष इकट्ठे होके कैसे काम करेंगे। ये देश की सच्चाई है जलपा जी। 60% ये देश के वोट शेयर, 60% बड़ा आंकड़ा बोल रहा हूं मैं, आज भी नॉन बीजेपी मीन्स विरोध पक्ष की पार्टियों के पास है, आज भी है। फिर आप राज्य के और केंद्र के चुनाव के वोट शेयर काउंट कीजिए, 60%। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेजोरिटी में, हम भी मानते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं, इनके पास अच्छे खासे नंबर में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन वोट शेयर के हिसाब से देश की 40% जनता भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को सम्मत करती है। 60% जनता आज की तारीख में भी विरोध पक्ष की विचारधारा को अग्री करती है। तो ये 60 और 40 जब मिक्स होगा ना, तभी 100% होगा जलपा जी। भाजपा के पास है। कल्प जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर चर्चा का विषय यही था कि देश को नरेंद्र मोदी जी से क्या आस है, क्योंकि प्रधानमंत्री है और हर बार देश की जो भी जनता है उनका दायित्व भी होता है कि वो खुद भी जो है वो देश के विकास में कर का भुगतान करके अपना जो योगदान है, अपना जो दायित्व है वो अदा करे, और साथ में एक्सपेक्टेशन भी होती है प्रधानमंत्री से। चाहे कोई भी देश हो, देश की जनता की एक आस रहती है कि हमारे पास एक मजबूत नेतृत्व हो, निर्णायक नेतृत्व हो और सक्षम नेतृत्व हो, जो किसी भी परिस्थिति में इस देश को बाहर निकाल पाए और योग्य निर्णय ले पाए। तो नरेंद्र भाई का जब तक सवाल है, तो आज देश में नरेंद्र भाई मोदी के रूप में ऐसी सरकार है जिससे देश के 130 करोड़ देशवासियों को पूरी तरह से आस है। आज के समय में कुछ दिक्कतें देश में ज़रूर है, लेकिन जनता को ये भी विश्वास है कि इस समस्याओं का समाधान अगर आज की डेट में कोई कर सकता है तो नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। यानी मैं इस चैनल के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में चाहे वो देश के विकास की बात हो, चाहे देश की एकता की बात हो, अखंडितता और संप्रभुता की बात हो, नरेंद्र भाई की सरकार संपूर्णतः इस काम के लिए 24 घंटे लगी रहेगी। हमारी सरकार का एक ही लक्ष्य है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और हम इस सूत्र के साथ देश में आगे चलेंगे और बहुत ही देश को आगे ले जाएंगे। बिल्कुल, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। सबको बाबा। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा था कि नरेंद्र मोदी से देश की जनता की आस क्या है। जैसे कि आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, सारे देशवासियों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो 2014 से प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान है। उनने कई निर्णय लिए, जीएसटी का फैसला हो, नोटबंदी का फैसला हो, उनके अगर सत्ता उसकी बात करें काल की, तो इसमें कलम 317 का मुद्दा हो, जो देश के लिए बहुत ही राहत देने वाला था, या फिर कहीं ना कहीं जो वर्षों से हमारा देश एक ही है, सब लोग एकजुट होके भी रहते हैं, हमारे अंदर भाईचारे की भावना है, लेकिन फिर भी जो एक मन मुटाव सा चल रहा था, कहीं ना कहीं मतभेद सा चल रहा था, वो राम मंदिर यानी कि अयोध्या का भी सुखद जो है वो समीकरण रचा गया, यानी कि सर्वसम्मति से एक फैसला हुआ गया और देश की जनता काफी खुश है। अब प्रश्न ये है कि चलो कलम 317 तो वो हो गई, राम मंदिर भी मिल गया, लेकिन कई और भी मुद्दे हैं। वो मुद्दों को लेकर आज तो प्रधानमंत्री से ही रहेगी कि वो कहीं ना कहीं कोई उचित निर्णय ले। हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में जिस तरीके से एग्जाम्पल देखा गया कि जो काम नहीं करेगा, या फिर अगर जनता कहीं ना कहीं त्रस्त हुई और जनता को लगा कि नहीं अब उन्हें परिवर्तन चाहिए, तो चुनाव का इंतजार नहीं करना होगा, लेकिन पार्टी खुद प्रयास करेगी कि नहीं हम परिवर्तन लेकर आते हैं। अब देखना ये होगा कि ये जो फॉर्मूला है, इससे कितने लोग जो है वो सबक ले लेते हैं, कितने लोग जो है जो काम नहीं कर रहे या कहीं ना कहीं धीमी गति से उनका काम चल रहा है, वो कितने ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और देश को क्या फ़ायदा होता है इससे, जनता को क्या फ़ायदा होता है। आज तो जनता की देश के प्रधानमंत्री से ही रहेगी। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।